Hello everyone, good evening. I welcome you all to today's special session. I am Shell, your educator on CSI Net Life Science category. और आज के इस सेशन में हम उन सारे एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप एमएससी के टाइम में प्लान कर सकते हैं अटेम्प्ट करने के बारे में या एमएससी के बाद दे सकते हैं. सो द लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच विल डिस्कस टुडे इज यूजीसी नेट, अबाउट यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, गेट, आईसीएमआर, डीबीटी जेआरएफ एंड सेट. इन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फेलोशिप का अमाउंट एंड क्या है क्वेश्चन पैटर्न, कितना क्वालिफाइंग मार्क, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में हम बात करेंगे इन सब के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई होप मैं दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ. यस, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सीएसआई नेट जेआरएफ के बारे में. तो यूजीसी नेट एंड सीएसआई नेट ये दोनों ही एग्जाम्स they both are conducted by NTA. So they both are conducted by NTA and under NTA there are two different bodies, UGC and CSIR. तो UGC और CSIR NTA के अंडर में दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं नेट जेआरएफ के लिए. UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, CSIR का है काउंसिल फॉर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ठीक है, एंड ट्रेनिंग. तो सीएसआर का ये फुल फॉर्म है, यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. तो सबसे पहले हम यूजीसी नेट के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन दोनों का फुल फॉर्म. दिस बोथ आर कंडक्टेड बाय एनटीए एंड बाय यूजीसी एंड सीएसआर एंड ये these both आर कंडक्टेड टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ. तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए, ये दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए ये एग्ज़ाम्स होते हैं. एंड यूजीसी नेट इस साल सितंबर 6 को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन हो चुका है, अक्टूबर 6 के अराउंड होने वाला है एंड सितंबर 6 को इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा. तो जो लोग चाह रहे हैं यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने के लिए, सो सितंबर 6 यानी ये ख़त्म हो चुका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी. अक्टूबर 6 में एग्ज़ाम होने वाला है. सीएसआई नेट के लिए कोई ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं आई है. मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर सेकेंड वीक, या हम सोच सकते हैं सेकेंड संडे जो होता है दिसंबर का, वही जो नॉर्मल चलता है, वो हम सोच के चल सकते हैं सीएसआई नेट के लिए. एंड बोथ आर कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, दोनों ही 2 बार होता है. दोनों में फिर डिफरेंस क्या है यहाँ पे देख सकते हैं. CSI net is conducted for 5 subjects, basically science subjects, and UGC net is conducted for 81 different subjects. CSI नेट के सब्जेक्ट्स हैं फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड अर्थ साइंस. यूजीसी नेट के जो 81 सब्जेक्ट्स हैं, आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा लिस्ट निकाल सकते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आसामीज, एनवायरमेंटल साइंस, बंगाली, उर्दू, ओडिया, एजुकेशन. तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड सब्जेक्ट्स या आर्ट्स सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम यहाँ पे होता है एंड दिस इज़ फॉर साइंस सब्जेक्ट्स. ठीक है, देन दोनों की क्वालिफिकेशन एक ही है. सीएसआई नेट के लिए यू मस्ट हैव अ पीजी डिग्री इन रेस्पेक्टिव स्ट्रीम. जिस भी स्ट्रीम के लिए आप जाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए. एंड यूजीसी नेट के लिए एंड सीएसआई नेट के लिए आपके पास पीजी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, एमबीबीएस, बीएसएमएस, बीटेक, बी फार्मा, बीई, इन ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए. इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन डिग्री होगी तो यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर सीएसआई नेट. वैसे ही यूजीसी नेट के लिए यू शुड हैव अ पीजी डिग्री इन रेस्पेक्टिव स्ट्रीम. जिस भी एग्जाम सब्जेक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आसामीज, जिसमें भी देना चाहते हैं उसमें आपके पास एक पीजी डिग्री होनी चाहिए. ठीक है, पीजी की डिग्री होनी चाहिए दोनों में ही. देन 31 ईयर्स दोनों का एज लिमिट क्या है, तो 31 ईयर्स है जेआरएफ के लिए इन केस ऑफ यूजीसी नेट एंड सीएसआई नेट में इट इज़ 28 ईयर्स एंड 31 ईयर्स जो है जेआरएफ के लिए इट इज़ रिलैक्स्ड फॉर 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स फॉर वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी एंड फिजिकली हैंडीकैप. एंड वैसे ही दोनों में इस तरह से एज लिमिट है, लेकिन दोनों ही एग्ज़ाम में सीएसआई एंड यूजीसी दोनों ही एग्ज़ाम में 2 तरह का कट ऑफ आता है. एक आता है एलएस के लिए, एक आता है जेआरएफ के लिए. दोनों में ही एलएस के लिए कट ऑफ ज़्यादातर थोड़ा कम होता है, जेआरएफ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है. एंड एलएस हो गया लेक्चररशिप, जेआरएफ हो गया जूनियर रिसर्च फेलो. तो दोनों के लिए ही एज लिमिट सिर्फ जेआरएफ के लिए, दोनों ही केस में सीएसआई नेट एंड यूजीसी नेट दोनों ही एग्जाम अगर आप देंगे तो जेआरएफ के लिए आपके पास एज लिमिट होगी. जेआरएफ के लिए एज लिमिट है, एलएस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. एंड जेआरएफ के लिए भी जो एज लिमिट है दैट इज़ 28 ईयर्स इन केस ऑफ सीएसआई नेट.
CSI नेट JRF के लिए 28 ईयर्स है, UGC में 31 ईयर्स है फॉर JRF, ठीक है, एंड 28 ईयर्स है CSI के लिए। देन इट इज़ रिलैक्सेबल टू 5 ईयर्स, मतलब 28 + 5 आप सोच सकते हैं फॉर विमेन, SC ST OBC एंड PH, एंड UGC के लिए भी +5 आप सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है दोनों ही केसेस में, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे शायद ये वाला ये दोनों चीज़ ना इसके लिए होगा UGC नेट के लिए, एंड ये दोनों चीज़ CSI नेट के लिए होगा, ठीक है। बाकी ये दोनों चीज़ें रेस्पेक्टिव जिसके लिए है वही है। देन तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड LS एंड JRF दोनों के लिए ही एज कट ऑफ जो है वो अलग अलग होता है। LS के लिए थोड़ा कम होता है, JRF के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। LS आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो फिर मतलब लेट्स सपोज इन केस ऑफ CSI नेट की अगर बात करते हैं तो आउट ऑफ 200 LS के लिए ज़्यादातर कट ऑफ जाता है 105 मैक्सिमम अगर सोचेंगे तो, ठीक है। JRF के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो ज़्यादातर 115 से 118, ठीक है। अगर आपने 105 एंड अबव रख लिया यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, ठीक है। आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए अगर आपने 105 ऑलमोस्ट 105 हाईएस्ट आप सोच सकते हैं 105 106 जाएगा। अगर आपने इतना ले आया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उस पोस्ट के लिए, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, वैसे ही सेंट्रल लेवल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ LS होने से। अगर आपने JRF का जो कट ऑफ है उस रेंज में ले आया 115 से 118 तक, तो आप LS एंड JRF दोनों कहलाएंगे, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं एंड आप PhD के लिए भी एलिजिबल हैं। PhD के लिए आप एलिजिबल होंगे जब JRF आपको मिलेगा, तब आपको फेलोशिप मिलने के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने JRF क्वालिफाई किया तो आप स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, यू विल बी ओनली एलिजिबल, यू विल हैव टू गो ओनली थ्रू इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू देना होगा खाली अगर आपके पास JRF की क्वालिफिकेशन है, एंड इंटरव्यू अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आप आराम से PhD कर सकते हैं विथ फेलोशिप। आपको फेलोशिप मिलेगी, फेलोशिप की एक अमाउंट होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो आपको मिलेगी फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स तक मिलेगी। अगर आपने विद इन 5 ईयर्स आपका PhD कर लिया तो वेल एंड फाइन, अगर उससे आगे गया 7 ईयर्स तक या 6 ईयर्स तक या जो भी, आपको वो समय में बिना फेलोशिप के रहना पड़ेगा। लेकिन विद इन 5 ईयर्स आपने कर लिया तो आप फेलोशिप के साथ में सर्वाइव करके वहाँ पे PhD कर सकते हैं। फेलोशिप की एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, हम बात करेंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो PhD करने के लिए अगर बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं तो 3 से 4 ईयर्स में हो जाएगा, 5 ईयर्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे, आपके गाइड पे, आपके एनवायरनमेंट पे, आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के ऊपर उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है, कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं होता है। तो फेलोशिप आपको 5 ईयर्स के बाद नहीं मिलेगा। अगर आपने LS क्वालिफाई किया तो आप PhD विथ फेलोशिप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। JRF के साथ में आपको फेलोशिप मिलेगी। एंड अगर आप PhD करना चाहते हैं लेकिन आपके पास JRF नहीं है तो भी आप PhD कर सकते हैं। सिंपली आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ JRF के बेसिस पे इंटरव्यू करके PhD के कैंडिडेट्स को ले लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं और उस एंट्रेंस में आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो यू डोंट नीड टू बी अ JRF। आप सिर्फ एंट्रेंस क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके उस जगह पे PhD कर सकते हैं। अगर आपके पास JRF है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, बस इतना ही है। JRF होने से कई बार बेनिफिट है कि डायरेक्टली इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप PhD के लिए एंटर हो सकते हैं विथ फेलोशिप। अगर आपके पास JRF नहीं भी है तो भी आप एंट्रेंस क्वालिफाई करके एंटर कर सकते हैं विदाउट फेलोशिप। बिना JRF के भी PhD होता है, ऐसा नहीं है कि JRF नहीं है तो PhD नहीं होगा। ओके, बस फेलोशिप की बात है, जो मिलेगा नहीं मिलेगा। और कई बार JRF होने से कितनी सारी जगहों पर ऐसा होता है कि इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करके बुला दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट वो लोग वैकेंसी या PhD के लिए निकालते हैं एडवर्टीजमेंट, आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास JRF है तो यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए बातें हैं।
अभी हम फेलोशिप की बात करेंगे इन दोनों की, बाकी एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अनअकैडमी। अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वेर यू कैन ज्वाइन टू क्वालिफाई फॉर CSI नेट एंट्रेंस एग्जाम। माई कोड इज शेल K10। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमीज लर्नर्स ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड यू हैव टू अप्लाई योर गोल एज CSI UGC नेट। आपने ये गोल अप्लाई कर दिया तो आप वो ऐप में एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दे आर स्पेशल क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस। ये स्पेशल क्लासेस, टेस्ट और क्विज जो है दीज आर बेनिफिट्स एज या फ्री प्रोडक्ट्स। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो मेरे सारे स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे जो मैं ऐप पे भी लेती हूँ। मैं यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ 7 PM पे, जिसमें अभी ट्रांसलेशन चल रहा है। एंड ऐप पे मैं पढ़ा रही हूँ नर्वस सिस्टम, प्रोटीन एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर, एनिमल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें। कल स्पेशल क्लास का फेस्टिवल है, मैं बहुत सारे क्लासेस लेने वाली हूँ 1 PM पे, 5 PM पे, 9 PM पे, और इन सब में बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स होने वाले हैं। आप बस ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरा कोड यूज़ करेंगे तो सारी क्लासेस आप देख पाएंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आप UGC के लिए सोच रहे हैं सो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 हैं 100 मार्क्स का। पेपर 2 में 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है 200 मार्क्स। टोटल मार्क्स है 350। टोटल क्वेश्चंस आर आस्क्ड 150। सो पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स, मतलब 50 × 2, 100 × 2, एंड देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन केस ऑफ UGC नेट। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के लिए सोच रहे हैं UGC नेट के लिए, सो देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एंड आप 350 मार्क्स आपको टोटल है आपका फॉर UGC नेट। देन है क्या क्या, तो पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, भले आप एनवायरमेंटल साइंस के लिए दें या आर्कियोलॉजी के लिए दें, किसी के लिए भी दें, आप को पेपर 1 देना ही पड़ेगा। पेपर 1 इज़ फॉर कॉमन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, जहाँ पे क्या पूछा जाता है, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। लेट्स सपोज आप UGC नेट में एनवायरमेंटल साइंस के लिए अप्लाई किए हैं तो पेपर 1 आपके लिए भी कॉमन होगा, जो एजुकेशन के लिए एस्पिरेंट के लिए कॉमन होगा, या आसामीज़ या उड़िया के लिए जो दे रहा है उसके लिए भी पेपर 1 वही होगा जो आपके लिए होगा। बस पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। देन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है UGC नेट के एग्जाम के लिए। भारती बेटा गुड इवनिंग। देन CSI नेट की बात करेंगे तो CSI नेट में पार्ट A, B, C 3 पार्ट होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड 2, यहाँ पे एक ही पेपर होता है लेकिन उसमें 3 पार्ट होते हैं। पार्ट A में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इज 20, आपको 15 अटेम्प्ट करना है, 30 मार्क्स टोटल है। पार्ट B में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, 35 अटेम्प्ट करना है, 70 मार्क्स टोटल है। पार्ट C में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 है, 25 अटेम्प्ट करना है, टोटल है 25। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे इंटू 3, टोटल आपको 75, आपको जो मार्क्स मिलेगा वो होगा 25 इंटू, सॉरी एक सेकेंड, हाँ। पार्ट A में कितने क्वेश्चंस हैं, 20 टोटल, आपको अटेम्प्ट करना है 15, ठीक है। टोटल मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल आप 30 पा सकते हैं, ठीक है। पार्ट B में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50, आपको अटेम्प्ट करना है 35, ठीक है। नंबर ऑफ मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको 70 मिलेंगे, ठीक है। पार्ट C में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 75, आपको अटेम्प्ट करना है 25, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम आपको 100 मार्क्स मिल सकता है। सो पार्ट A में मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स मिल सकता है, पार्ट B में मैक्सिमम 70, पार्ट C में मैक्सिमम 100, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 फॉर पार्ट A, 35 फॉर पार्ट B एंड 25 फॉर पार्ट C। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 + 25 + 35 एंड दैट मीन्स 75 आपको टोटल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 200 में से LS के लिए अगर आप एक रखेंगे तो 105 मैक्सिमम, अगर आप जाएंगे तो 100 से 105 आप रख सकते हैं कट ऑफ। JRF के लिए मैक्सिमम आप रख सकते हैं 115 से 118, बहुत ही अच्छा हुआ तो 120 मैक्सिमम, ये कट ऑफ रेंज हो जाएगा दोनों का। UGC नेट में भी 2 कट ऑफ जाते हैं, LS JRF। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको अनअकैडमी की ये सारे फ्री प्रोडक्ट्स और यूट्यूब की क्लासेस पसंद आती है तो आप 2 तरह की सब्सक्रिप्शन है, प्लस आइकॉनिक। दोनों सब्सक्रिप्शन के डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों में लाइव क्लासेस होती हैं, दोनों में टेस्ट सीरीज़ होते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होती है एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल होता है।
लेकिन आइकॉनिक में कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा हैं। एक पर्सनल कोच आपको मिलेगा, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज़ होंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड प्रिपेरेटरी स्टडी मटेरियल्स। यहाँ देखिए ये प्लस के बेनिफिट्स हैं, ये आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं, दोनों हैं आइकॉनिक के बेनिफिट्स, ये दोनों हैं आइकॉनिक। तो आइकॉनिक इज़ मच बेटर देन प्लस। आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो अनअकैडमी की लर्नर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, अपना गोल देंगे UGC CSI नेट, आपको सब्सक्रिप्शन का टाइप पूछा जाएगा, प्लस या आइकॉनिक, गेट सब्सक्रिप्शन। आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा जिसमें सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन एंड अमाउंट है। देन आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है एंड पेमेंट करना है। यहाँ पे प्लस का अमाउंट है 1 मंथ का है 2900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6250 टोटल 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 11600 टोटल 1933 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 14500 टोटल 1208 पर मंथ एंड 24 मंथ्स का है 20000 टोटल 833 रुपीज़ पर मंथ। शेल के 10 आप अगर कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड EMI में पेमेंट कर पाएंगे 6 मंथ्स एंड अबव के सब्सक्रिप्शन के लिए। वैसे आइकॉनिक में 6 मंथ्स का है 18000 टोटल 3000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 26000 टोटल 2167 पर मंथ एंड 24 मंथ्स का है 45000 टोटल 1875 पर मंथ। शेल के 10 आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड EMI में पेमेंट कर सकते हैं। सो फेलोशिप की बात करेंगे तो दोनों में ही 31,000 आपको पर मंथ मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल के लिए, पहले 2 सालों के लिए, देन उसके बाद में 3 साल के लिए 35,000। जैसा कि मैंने बोला 5 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपने 5 साल के अंदर में अपना PhD कर लिया सो यू विल गेट फेलोशिप फॉर 5 years। उसके बाद में अगर आपका PhD चला तो यू हैव टू गो विदाउट फेलोशिप। फेलोशिप की अमाउंट जैसे कि यहाँ लिखी है 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 years एंड 35,000 फॉर द नेक्स्ट 3 years। इसके अलावा आपको 20,000 एक्स्ट्रा मिलेगा पर एनम, हर साल आपको 20,000 मिलेगा। So you will get 31,000 into 12 months plus 20,000 per year for first 2 years। then मिलेगा आपको 35,000 into 12 plus 20,000 for next 3 years। ठीक है। एंड ऐसा भी होता है कि कई बार किसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप PhD कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी भी आपको फेलोशिप देगा। ठीक है, उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप तो आप कई बार आपको क्या होता है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलती है, प्लस आप JRF हैं अगर CSI या UGC या DBT कोई भी आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वालिफाई करके एक JRF हैं अगर, तो उनसे भी आपको फेलोशिप मिलेगी। हो सकता है कि आप अपने यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हो तो उससे भी आपको फेलोशिप मिलती है, कई बार ऐसा भी होता है। तो आपके पास फिर उस केस में अगर आप टॉपर है अपने यूनिवर्सिटी के तो वहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगा PhD करने के लिए। जिस इंस्टीट्यूट में आपने क्वालिफाई किया PhD करने के लिए वहाँ भी आपको वो भी देंगे एंड आप जहाँ से JRF हो के आए हैं, जिस JRF के क्वालिफिकेशन आपके पास है वहाँ से भी फेलोशिप मिलेगी। इसका मतलब यही नहीं कि आप तीनों रख सकते हैं, तीनों में आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। बेटर होता है इंस्टीट्यूशनल क्योंकि वो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। ये हम एक अलग से सेशन में बात करेंगे, PhD के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं आपको दूंगी। और अगर आपके पास लेट्स सपोज JRF नहीं है, आप PhD करना चाहते हैं तो JRF अगर नहीं है और आपने एंट्रेंस क्वालिफाई करके किसी इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू क्वालिफाई किया तो आपको वो इंस्टीट्यूट भी देगा फेलोशिप। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप दे सकता है बिना JRF के भी, अगर आपने एंट्रेंस एंड इंटरव्यू क्वालिफाई करके उस इंस्टीट्यूट के अंदर एंटर किया तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है PhD का, JRF के बाद में CSI या UGC या कोई भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं DBT नेट JRF के बारे में। DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, BET का फुल फॉर्म बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, JRF का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दिस इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय NTA अंडर MHRD और MOE। देन बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, DBT BET एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है एंड ये क्वालिफाई करने के बाद में जिस तरह से UGC एंड CSIR का नेट में 2 मेरिट मतलब 2 कट ऑफ होता है, दोनों में जिस तरह से 2 कट ऑफ होता है, एक LS होता है एक JRF होता है, वैसे ही DBT में 2 मेरिट लिस्ट होता है। एक मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया, यू विल बी एलिजिबल फॉर JR, यू विल बी कॉल्ड अ JRF
एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर फेलोशिप। एंड उसके बाद में आप कहीं पे भी PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे, अगर वो जगह भी आपको फेलोशिप दे रही है, DBT की तरफ से भी आपको फेलोशिप मिल रहा है, आप चॉइस करके एक को रख सकते हैं एंड वहाँ पे आराम से PhD कर सकते हैं। फेलोशिप की अमाउंट, ड्यूरेशन बात करेंगे। देन अगर आपका नाम दूसरे मेरिट लिस्ट में आया तो दूसरे मेरिट लिस्ट में नाम आने से यू विल बी एलिजिबल टू वर्क एज अ RA रिसर्च एसोसिएट। जिस भी किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में अगर रिसर्च रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आया है, अगर कोई प्रोजेक्ट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कोई प्रोजेक्ट है वहाँ पे लेट सपोज, तो उस प्रोजेक्ट में आपको काम करने के लिए एडवर्टीजमेंट अगर आप देखा, आपने अप्लाई किया, सो अगर आपने इंटरव्यू वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया एंड आपका मेरिट लिस्ट 2 में नाम है, तो आप वहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे और अगर आप सिलेक्ट हो गए यू विल बी कॉल्ड एन RA रिसर्च एसोसिएट एंड उस प्रोजेक्ट में आप एज एन RA काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी और ना ही ये PhD है, ये PhD नहीं है, ये जस्ट वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें आपको रिसर्च करने के लिए अपॉइंट किया गया है, कोई फेलोशिप नहीं मिलने वाली है। हाँ, लेकिन वो इंस्टीट्यूट या वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ज़रूर आपको कुछ अमाउंट देगा पर मंथ टू सर्वाइव, कुछ अमाउंट ज़रूर मिलने वाला है आपको वहाँ पे टू वर्क एज अ RA, ठीक है। एंड अगर वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद में वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी चाहे तो आप वहाँ पे PhD कर सकते हैं। तो उसके बाद वो टोटली डिपेंड करेगा उस इंस्टीट्यूट पे या यूनिवर्सिटी पे कि आपको आगे PhD करने के लिए देगा या नहीं देगा वहाँ पे भी, लेकिन फिर आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाली है। अगर इंस्टीट्यूशनल कुछ मिल रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर मेरिट लिस्ट 2 में नाम है, पहले में नाम है, तो आप PhD प्रोग्राम्स के लिए एनरोलमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा DBT BET JRF का एकेडमिक क्वालिफिकेशन। वही आपके पास या तो BE बैचलर ऑफ आप या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी या नॉर्मल किसी के भी चलेगा, एंड BTech होना चाहिए या BTech भी होने से चलेगा। मास्टर्स डिग्री या तो MSc होना चाहिए, नहीं तो MTech MVSc इंटीग्रेटेड MSc MTech कोई भी। तो आपके पास बेसिकली बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस या एनी अदर फील्ड रिलेटेड टू बायोलॉजी। किसी भी फील्ड में आपके पास अगर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट है 28 ईयर्स, 5 years सेम फॉर women एंड अदर कैंडिडेट्स, 5 years इट इज़ रिलैक्सेबल फॉर अदर्स। देन जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद में जब एग्ज़ाम के लिए आप जाएंगे तो आपको 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक ही पेपर में 2 सेक्शंस होगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वालिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, अटेम्प्ट करना है 50 पर क्वेश्चन, 3 marks, 150 टोटल। सेक्शन B में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 50 ही अटेम्प्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 150 पर क्वेश्चन, 3 mark। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 300। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करना है दैट इज़ 100। टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट इज़ 200, ठीक है। एंड इस तरह से आप जाएंगे। एंड सेक्शन A में देयर विल बी 1 नेगेटिव मार्किंग एंड सेक्शन B में भी 1 नेगेटिव मार्किंग होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1 नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी फेलोशिप की बात करेंगे तो इट विल बी 25,000 फॉर JRF एंड 28,000 फॉर SRF एंड 30,000 पर ईयर कॉन्टिजेंसी। मतलब अगर आप JRF आपने अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया DBT BET का और आपका नाम मेरिट लिस्ट 1 में आया, सो यू विल गेट 25,000 प्लस HRA मतलब होम रेंट अलाउंसेस। आपको कुछ रेंट के लिए भी अमाउंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1,000 या कुछ हंड्रेड्स में होगा। सो 25,000 प्लस HRA फॉर JRF। आप जब ज्वाइन करेंगे फॉर यानी कि 2 years, स्टार्टिंग के 2 years आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है। देन आप प्रमोटेड हो जाएंगे एंड यू कैन बी कॉल्ड एज अ SRF और आपको मिलेगा 28,000, 25 से 28,000 अमाउंट बढ़ जाएगा एंड HRA भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसके साथ में। देन 30,000 आपको पर ईयर मिलने वाला है अगर आपका मेरिट लिस्ट 1 में नाम है। यही याद रखना है, मेरिट लिस्ट 1 में होने से ऐसा होगा, ठीक है।
एंड CSI नेट के लिए हमने नंबर ऑफ नेगेटिव मार्किंग बारे में बात नहीं की, बात कर लेंगे, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। प्रिंसू गुड इवनिंग बेटा। गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और ये एग्ज़ाम PhD के लिए एज सच नहीं है। मतलब आप अगर ये क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप PhD के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं। दो कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स गेट स्कोर को भी कंसिडर कर रहे हैं, कुछ, सब नहीं करते हैं। जिस तरह से CSI के लिए, अगर CSI नेट का JRF आपके पास है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वहाँ पे है ज़रूरत तो। लेकिन आप गेट क्वालिफाई करने के बाद में एज सच हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे गेट स्कोर के बेसिस पे आपको PhD करने के लिए मिल सकता है। एंड बस ये है कि अगर आपके पास गेट स्कोर है अगर आपके पास, इफ़ यू आर गेट क्वालिफाइड, तो ये एक एज है आपके, ये एक बायोडेटा में दिस इज़ वन एक्स्ट्रा थिंग विच विल हेल्प यू या विच गिव्स यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। लेकिन PhD के लिए आप हर जगह नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे कर सकते हैं। देयर आर सम IITs, यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो फिर वो अलग स्टोरी है। लेकिन अगर आप गेट क्वालिफाइड है बायोटेक्नोलॉजी में या लाइफ साइंस में, सो आप PhD के लिए हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, कहीं कहीं पे गेट स्कोर भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एंड गेट की जो फेलोशिप है दैट इज़ 28,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर, एंड फॉर द नेक्स्ट 4 years इट इज़ 30,000 पर मंथ। एंड ये जो है दिस इज़, अगर ये कंसिडर किया जा रहा है आपका गेट स्कोर तो ये मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ICMR की अगर बात करें दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एग्ज़ाम होने के लिए आपके पास यहाँ पे सिर्फ 150 सीट्स हैं, जिसमें से 120 दिए जाते हैं बायोमेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को सीट्स, एंड 30 सीट्स होते हैं सोशल साइंसेस के लिए। मतलब ICMR एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है? बायो साइंस, लाइफ साइंस एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स जिनके पास MSc है उस सब्जेक्ट में, एंड सोशल साइंसेज में जिनके पास MSc है वो भी दे सकते हैं ICMR। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है सिर्फ 150, 120 फॉर बायोमेडिकल साइंसेज एंड 30 फॉर सोशल साइंसेज। एंड ICMR JRF के थ्रू आप PhD ऑफकोर्स कर सकते हैं, PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, एग्ज़ाम भी रेस्ट्रिक्टेड सेंटर्स में होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 12 सेंटर्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे भी 2 मेरिट लिस्ट होती है, एक में होती है फॉर लाइफ साइंस एंड अदर इज़ फॉर सोशल साइंस बेस्ड ऑन द अबव टेस्ट। और जो JRF प्रोग्राम अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क है तो आप JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं एंड आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC और MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं फॉर PhD। एंड इस फेलोशिप की वैलिडिटी है 6 months। ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आप लाइफ टाइम अप्लाई करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। 6 months ही इसकी फेलोशिप की वैलिडिटी है। एंड लाइफ साइंस या बायोमेडिकल साइंस में आप किसी भी सब्जेक्ट में MSc होने से आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इस तरह से एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इन सारे सब्जेक्ट्स में आपके पास अगर MSc है तो आप ICMR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, स्टेटिस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास PG है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप हैं इन सब्जेक्ट्स में तो आप ICMR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फेलोशिप कितनी है? सेम 31,000 पर मंथ एंड 20,000 पर ईयर JRF के लिए। एंड SRF अगर आप हो गए हैं, मतलब आपका प्रमोशन अगर हो गया है तो ये अमाउंट बढ़ेगा, बट इट विल बी आफ्टर सक्सेसफुल असेसमेंट। एक असेसमेंट के बाद ही अमाउंट होता है, लेकिन स्टार्टिंग में एज अ JRF आपको मिलेगा 31,000 प्लस पर मंथ प्लस 20,000 पर ईयर। एंड इसकी फेलोशिप के ड्यूरेशन सिर्फ, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 months है। एज लिमिट की बात की जाए तो सेम वही है, 28 years एंड रिलैक्सेबल टू 5 years फॉर वुमेन, SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स, ठीक है। अब बात करेंगे सेट JRF के बारे में, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस तरह से जिस तरह से CSIR नेट है एंड UGC नेट है, उसी तरह से सेट भी होता है। सेट हो गया स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट जो है वो पर्टिकुलर एक स्टेट करता है, इट इज़ कंडक्टेड एट स्टेट लेवल बाय स्टेट कंट्रोल्ड बॉडीज
और जो सेट है वो वंस ए ईयर होता है, 2 बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। ICMR एक ही बार होता है, DBT JRF एक ही बार होता है, गेट एक ही बार होता है, लेकिन CSI नेट एंड UGC नेट 2 बार होता है साल में, ठीक है। सो ये जो होता है ये हर स्टेट नहीं करता है इंडिया का, करेंटली फ्यू स्टेट्स करते हैं, और ये सारे कंडक्टेड होते हैं बाय स्टेट ओन कमीशंस। अपने उनका खुद का सिलेबस होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स आपको मिलेगा उसके लिए। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1 जनरल होता है, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। एंड ये नॉर्मल स्टेट्स हैं जो कि सेट उनके स्टेट में होता है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान। सो ये स्टेट्स में ही सेट है, हर जगह आपको सेट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कुछ स्टेट्स में ही होता है। भारती बेटा, ICMR में नेगेटिव मार्किंग होती है। ICMR में नेगेटिव मार्किंग यस बेटा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और उसके अलावा और भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि ICAR नेट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड बाय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इनके अलावा हमने किसके बारे में बात किया? UGC नेट, CSIR नेट, DBT, JRF, ICMR, गेट, सेट। इसके अलावा यहाँ पे और एक एग्ज़ाम है ICAR नेट, आप ये भी दे सकते हैं, विच इज़ कंडक्टेड बाय ASRB, एंड ये एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, एंड यू कैन बी ऑल्सो अ JRF आफ्टर क्वालिफाइंग दिस, ठीक है। सो ये ओवरऑल आइडिया था। स्टार्टिंग से अगर देख लें, हम कंपैरिजन करें तो CSI नेट, UGC नेट, इट इज़ अंडर NTA। UGC कंडक्ट करता है नेट, CSI UGC नेट जो करता है वो होता है ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए, CSI होता है साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। CSI का कोई डेट नहीं आया है, दिसंबर में हो सकता है। UGC का आ चुका है, और यहाँ पे PG उन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। CSI नेट 5 सब्जेक्ट्स में होता है साइंस के, UGC 81 सब्जेक्ट्स में होता है। एंड ये जो है इतना जो है, ये देखिए ये वाला इस साइड का ना UGC का है, इस साइड का CSI का, ये मुझसे पता नहीं कैसे मिस्टेक होगी। एंड इसके बाद में अगर बात करेंगे तो फेलोशिप की बात हमने कर ली। DBT नेट JRF का 2 मेरिट लिस्ट होता है। LS JRF जिस तरह से 2 कट ऑफ होते हैं, उसी तरह से DBT JRF में 2 मेरिट लिस्ट होता है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें हमने बात की। फेलोशिप की बात करेंगे तो थोड़ी सी अलग है, दूसरों से थोड़ा कम है कह सकते हैं। देन गेट की बात करें तो गेट ज़्यादातर इज़ नॉट दैट मच बेनिफिशियल फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके लिए सिर्फ ये एक एलिजिबिलिटी, एक सिर्फ स्कोर कार्ड रह जाता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कहीं कहीं बेनिफिट हो, ज़्यादातर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। देन गेट फेलोशिप की बात यहाँ पे हो गई। देन ICMR की बात करेंगे तो यहाँ पे ICMR की बात यहाँ पे कर ली हमने। ये ICMR में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, एंड क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। ICMR में ये प्रॉब्लम है। देन सेट JRF की यही प्रॉब्लम है, हर स्टेट में नहीं होता है, हर स्टेट में होता तो ये भी एक अच्छी बात होती। आप नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, सेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो सेट क्वालिफाई करने से स्टेट लेवल चीज़ों में आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। PhD के लिए हो, अगर आपके पास JRF है, LS है अगर आपके पास, तो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। सेट क्वालिफाई करने के बाद नेशनल लेवल पे एज सच कोई बेनिफिट नहीं होगा। एंड ये सारे स्टेट्स के बारे में बात की। उसके अलावा ये और एक एग्ज़ाम है जिसके बारे में जो भी आप दे सकते हैं, अगर आपका बॉटनी या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। इस तरह से हमने आज बात की ओवरऑल इन एग्ज़ाम्स के बारे में जो आप दे सकते हैं। अपकमिंग सेशंस में हम PhD रिलेटेड सारी पूरा डिटेल में बात करेंगे, कितना ड्यूरेशन होता है, कौन कौन से टॉपिक्स लिए जाते हैं, उन पे कैसे काम करते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी मतलब PhD में एनरोलमेंट के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे एक और सेशन में, जहाँ पे PhD पूरा बात और नेट रिलेटेड, CSI नेट रिलेटेड भी हर एक इन्फॉर्मेशन में डिटेल में बोलूँगी अपकमिंग सेशंस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। कल आप एन अकेडमी की लर्नर्स ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो मेरी 3 स्पेशल क्लासेस है, जिसमें मैं ट्रांसलेशन का पूरा टॉपिक 70 मिनट्स में कवर करूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी यूजिंग पोल ऑफ ऐप, एज वेल एज हम नर्वस सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो ही इन क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे।
एंड मैं अनअकैडमी की इस चैनल पे मैं 7 PM पे डेली क्लास लेती हूँ। आप अगर 7 PM पे डेली क्लास करना चाहते हैं तो आप 7 PM पे आ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस और दूसरे एजुकेटर्स के भी बारे में आप जान सकें, उनके सेशंस के बारे में भी आप जान सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग।